आंदोलन बहसें पहले ही हो चुकी थी। जैसा कि होता ही है, राजनीतिक आंदोलनों का कोई हल नहीं निकल सका, क्योंकि किसी ज़माने में जब भारत स्वतंत्र हुआ होगा, उस समय भारतीय लोगों के आक्रोश के कारण किसी के द्वारा उस मूर्ति पर अपना आक्रोश प्रकट करने के फलस्वरूप ही शायद जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक टूट गई होगी। अब उस मूर्ति की नाक कैसे लगाई जाए, यही समस्या जो है सबके सामने उपस्थित हो गई और जो एक बड़ा मुद्दा बन गई। जैसा कि आमतौर पे होता ही है कि कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए कमेटियां गठित हो जाती हैं, बड़े बड़े मशवरे होते हैं और नतीजा वही ज़ीरो का ज़ीरो रहता है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी कड़ी है। सरकारी कार्रवाई शुरू होगी। देश के शुभ चिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे होने लगे। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार वैसे था तो बड़ा कलाकार व्यक्ति, लेकिन थोड़ा पैसे से लाचार था। उसने भी सोचा कि चलो किसी प्रकार से मूर्ति की नाक अगर लग जाए तो उसको भी कुछ मुआवजा मिल जाएगा। तो वो भी लग गया अपनी कोशिश में। उसने जब आया, देखा कि सारे जो अधिकारी वर्ग थे, बड़े बड़े हुक्काम थे, अफसर थे, वो उनके सामने भद्भाव से खड़े हैं। तो मूर्तिकार ने कहा कि मैं नाक लगा दूंगा, लेकिन पहले मुझे बताइए इसकी जो लाट का पत्थर है, अर्थात मूर्ति के जो पत्थर है, वो कहाँ से मंगाया गया था। तुरंत सरकारी फाइलों को टटोला जाने लगा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जैसा कि आमतौर पर होता ही है, लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से सरकारी विभागों में पड़ी हुई फाइलें दीमकों के द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं और समस्याएं वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं, उनका कोई सलूशन नहीं निकल पाता। तो जब फाइलों को खंगाला गया तो कोई जानकारी हासिल नहीं हुई, सबके चेहरे लटक गए। तो मूर्तिकार ने फिर सजेशन दिया कि कोई बात नहीं, मैं भारत के जितने भी पहाड़ हैं वहाँ का दौरा करता हूँ और वहाँ से देखूँगा कि कोई पत्थर मिल जाए जो मूर्ति की नाक से मैच कर दे, तो मैं नाक लगा दूँगा।